हो रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल से ऐड करके रखा है, तो ठीक है। ओके, सो वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें अंतर पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कुछ वर्ड एक्सप्लेन करने को पूछा, जैसे एक्सेप्टेंस, प्रपोजल वगैरह। तो हमने पेयर एक्ट पढ़ा हुआ था, तो सब पढ़ा हुआ था, ठीक है। और अंतर हम लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमें पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर अंतर आएगा है। ओके, स्वीकृति क्या है ये वाला क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा बेयर एक्ट देख लेंगे, ठीक है। चलो, ये हमने इस बेयर एक्ट में देखा हुआ है। स्वीकृति कहाँ देखा हुआ है? सबसे पहली वाली क्लास में दिखा रहा है, ये रहा 2B में, ठीक है। जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता है, हिंदी में उसको स्वीकृति कहते हैं, ठीक है। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वचन बन जाता है, ये हमने देखा हुआ था, अच्छे से समझा हुआ था, ठीक है। और सेक्शन उससे संबंधित हमने देखे थे 4, सेक्शन 4, 3, 6, 7 एंड 8। ओके, और भी कुछ सेक्शन है, इस सारे सेक्शन हमने देखे हुए बेयर एक्ट के, इसलिए एक बार बेयर एक्ट पढ़ा फिर हमने क्वेश्चन आंसर किया है, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं कर रहे हैं, जैसे ही बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आंसर। ये गलती की है हमने इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, इसलिए वहाँ से देख लेना, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफरेंट है, अलग अलग सेक्शन जोड़ना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही आर्टिकल के साथ ही आप सारा नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। सो मेरा माइंड मैप इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है आज, ठीक है। माइंड मैप शॉर्ट में तो स्वीकृति पूछ रहा है, तो उसकी डिफिनेशन 2B में दी है, ठीक है। कीवर्ड्स, इसेंशियल एलिमेंट्स। तो अभी हम जब पूरा आंसर देखेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है शॉर्ट में, ठीक है। ओके, ये रिवीजन के लिए है, वन डे अच्छे से पहले पढ़े रहो, उसके लिए आ गया। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया, ठीक है। स्वीकृति संविदा कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है जो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते का आधार बनता है। देखो, जब प्रपोजल होता है तो प्रपोजल को एक्सेप्ट होना, स्वीकृत होना बहुत आवश्यक है। जिसने संविदा अधिनियम थोड़ा भी पढ़ा है उसी समझ में आएगा, जिसने पहली क्लास ली हुई है, ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के संदर्भ में स्वीकृति को प्रस्तावकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव की शर्तों के प्रति प्रस्तावित व्यक्ति ऑफर द्वारा सहमति की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। वाह, ये वाली परिभाषा मत याद करना, गलत नहीं है, सही है, बट इसकी हिंदी बहुत टफ है, तो गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी हो गई, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से स्वीकृति क्या है? 1872 के तहत परिभाषा, धारा 2B अभी मैंने बेयर एक्ट में दिखाया, जहां स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। 2B में दो चीज परिभाषित की गई है, एक स्वीकृति, ठीक है, और एक वचन। प्रस्ताव स्वीकृत होता है, स्वीकृत होने के बाद वचन बन जाता है, ठीक है। क्या कहता है सेक्शन 2B, देख लेते हैं गूगल ट्रांसलेट है सही है कि नहीं। जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्ताव किया गया है, ठीक है, उसकी सहमति व्यक्त करता है तो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया माना जाता है। स्वीकृति प्रस्ताव एक वचन बन जाता है। ओके, एक व्यक्ति एक्स है, वाई से प्रपोजल करता है कि तुम मेरा कोई काम कर दो या कोई काम ना करो, या कुछ ऐसा करने की अपनी इच्छा वाई को जाहिर करता है ताकि वाई उस पर अपनी सहमति बताए। जैसे ही वाई उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, फॉर एक्स कहता है कि तुम मेरे घर का नल सही कर दो, वाई एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, मैं सही कर दूंगा, तो क्या हो गई? स्वीकृति हो गई। ओके, इसने प्रपोजल किया था, प्रस्ताव दिया था, ये हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। प्रपोजल स्वीकृत होने के बाद जो इनके बीच संबंध बना है ये वचन बन जाता है, ना कि संविदा। वचन, वचन बनता है, संविदा नहीं बन रहा अभी, ठीक है। क्यों नहीं बन रहा ये हमने देखा हुआ है पुरानी क्लास में, और साधारण शब्दों में भी दिया हुआ है। स्वीकृति प्रस्ताव शर्तों के प्रति ठीक है, एक्स्ट्रा अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है।
बाकी स्वीकृति की वही परिभाषा जो हमने जस्ट अभी देखी है, बस इतना ही। एलएलबी के लिए, एलएलएम के एंट्रेंस के लिए, कहीं के लिए भी कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कहानी है इसमें, मतलब समझने के लिए आप पढ़ सकते हो, तो मैं नहीं पढ़ूंगी। चलो, अब अगला हेडिंग आ गया ये, ठीक है। एक वैध संविदा के लिए आवश्यक है या आवश्यक, सॉरी, ठीक है, ये वाला उसी लाइन का है, ऊपर वाली लाइन का है जो हमने कट किया अभी। ये रही हेडिंग, स्वीकृति के आवश्यक तत्व, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्वीकृति स्वैच्छिक तरीके से दोगे। अगर आपसे कोई काम करवा रहा है तो वो क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। सेक्शन 10, 11, 12, ठीक है, सेक्शन 10 पढ़ा था हमने, 12 पढ़ा था, 11 पढ़ा था, और उसके बाद 15 to 18 पढ़ा था, 19 भी पढ़ा था, ठीक है। स्वैच्छिक कार्य, अगर आपसे कोई जबरदस्ती धोखा देकर या आप पर दबाव बनाकर आपको स्वीकृति लेता है कोई काम कराने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपसे साइन ही कराना है कहीं पर, ठीक है, तो वो स्वीकृति स्वैच्छिक नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। संचार, स्पष्ट रूप से आपने स्वीकृति की है। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने कहा क्या तुम मेरा घर बनाओगे, ठीक है, और वाई ने हाँ बना दूंगा, लेकिन अपने मन में कहा, अपने मन में नहीं रखना है, उस बात को स्पष्ट रूप से संचारित करना है, मतलब स्पष्ट रूप से सामने वाले को हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है, ठीक है। स्वीकृति को आमतौर पर प्रस्तावकर्ता जिसने प्रपोजल किया है उसको संप्रेषित करना आवश्यक है। ये संप्रेषित शब्द बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि ये आपके बेयर एक्ट में भी यूज है, ठीक है। चाहे वह स्पष्ट रूप से हो, स्पष्ट रूप का मतलब है कि आप चाहे शब्दों द्वारा लिख कर या मौखिक रूप से बोलो, ठीक है, या निहित रूप से हो। इसका मतलब स्वीकृति दो प्रकार से हो सकती है, एक विवक्षित और एक निहित प्रकार से। निहित क्या होता है, जब आप लिख कर या बोलकर नहीं स्वीकृति दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको मैसेज किया कि क्या तुम मेरा यह काम करोगे, और तुमने वापस मैसेज उसको कर दिया हाँ मैं कर दूंगा, ठीक है। आपने लिखित रूप से बोला या मुंह से फोन करके बोल दिया, शब्दों से बोल दिया, या आमने सामने भी बोल दिया, ठीक है, ओके। ये आपने क्या किया, स्पष्ट रूप से उसको अपना एक्सेप्टेंस दिया है। ऑटो वाला जा रहा है, आपने हाथ दिखाया उसके, ठीक है, ये बस जा रही है, मान लो सुल्तानपुर से प्रयागपुर, सॉरी इलाहाबाद जा रही है बस, हाथ दिखाया आप बैठ गए, ठीक है। यहाँ पर आपने स्वीकृति आचरण से दी है। क्या आचरण से दी है, कि जहां तक मैं जाऊंगा वहां तक का किराया मैं दूंगा, ये आपने स्वीकृति दी है, ठीक है। ये आपने आचरण से दी है। तो दो प्रकार से स्वीकृति हो गई, एक विवक्षित एक निहित, ठीक है। दूसरी बात, स्वीकृति अंतिम होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए, ठीक है। आप जो बोल दे रहे हो उससे आप क्या कहते हैं पीछे नहीं हट सकते फिर, ठीक है। और बिना शर्त के होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई से कह रहा है क्या तुम 500 रुपये में मेरा नल बना दोगे घर का, और वाई कहता है नहीं, ये 500 रुपये ऑफर दे रहा था, बोला नहीं 600 दोगे तब बनाऊंगा, ठीक है। तो इसने वाई ने क्या किया, एक शर्त लगा दिया। अब जो ओरिजिनल प्रपोजल था वो समाप्त हो गया, 500 रुपये वाला, ठीक है, ओके। सामान्यतः अगर इसने 500 रुपये वाला एक्सेप्ट कर लिया होता तो यहाँ वचन बन जाता, जो कि विधिता प्रवर्तनीय होने के कारण संविदा का आधार होता और कोर्ट में लागू कराया जा सकता था। बट जैसे ही वाई ने दूसरा प्रपोजल को दूसरा शर्त लगा दिया उसमें, तो पहला प्रपोजल समाप्त हो गया। अब यक्स बाध्य नहीं है। अब अगर यक्स ये 600 रुपये में राजी होता है तब यक्स स्वीकृति देगा वाई को, मतलब उल्टा हो जाएगा, वाई प्रपोजल प्रस्ताव करता और एक्स स्वीकृति करता हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप जो मेन प्रपोजल आपके पास आया था, ठीक है, उसमें कोई शर्त लगाते हैं तो आप मेन प्रपोजल को समाप्त कर देते हैं और एक नया प्रपोजल स्थापित कर देते हैं, ओके। इसको हम बहुत डीपली इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि हमने उसके साथ पढ़ा हुआ है, फिर भी इतना समझा रहे हैं जितना समझ में आए, ठीक है। चलो, एक एग्जाम्पल है ये, बेर एक्ट में शायद था। ए बी को 5 लाख में एक कार बेचने का प्रस्ताव देता है, ठीक है, ओके। ए ने बी को 5 लाख में एक कार बेचने का प्रस्ताव दिया और बी उसी राशि के लिए खरीदने को सहमत हो गया, ठीक है। तो 5 लाख में ये इनको अपनी कार बेचने का प्रस्ताव दे रहे हैं और ये सहमत हो गए, ठीक है। तो ये प्रपोजल हुआ, ये एक्सेप्टेंस हुआ। प्रपोजल एक्सेप्ट होने पर वचन बन जाता है। वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो स्वीकृति है। देखो, ए
इसका मतलब बी ए को 5 लाख देगा, तो एक को प्रतिफल में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं और बी को प्रतिफल में कार मिलेगा। ठीक है, दोनों को कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा है। ठीक है, चलो, तो इसने 5 लाख मांगा था बी से, बी तैयार हो गया, कोई शर्त नहीं लगाई। ठीक है, और ये एक्सेप्टेंस अंतिम था। ठीक है, लेकिन अगर जब ए ने बी से कहा कि मैं अपनी कार तुमको 5 लाख में दूंगा और बी कहता है मैं 4 लाख में लूंगा, जैसे यहाँ 4,50,000 का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, मान लो 4,50,000 में दूंगा या 4 लाख में दूंगा। अगर 4 लाख में दे रहे हो तो ठीक है, तब मैं सहमत हूँ। अब ए जो है अपने प्रपोजल से बाध्य नहीं है, क्योंकि मेन प्रपोजल 5 लाख का था। ठीक है, ओके, यहाँ इन्होंने क्या किया, मेन प्रपोजल में शर्त जोड़ दी या उसके साथ छेड़खानी कर दी। अब इन्होंने जो 4 लाख रुपए का ऑफर दिया, ये प्रपोजल है। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस कौन करेगा, जिसने पहला प्रपोजल किया था। अगर इसने एक्सेप्टेंस किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। ठीक है, चलो देखो, परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तो उसी से तोड़कर हम आवश्यक एलिमेंट निकालते हैं। तो अगला हेडिंग है आवश्यक शर्तें। ठीक है, ठीक है, ओके। 1872 के तहत स्वीकृति को वैध होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पूरा होना चाहिए। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि स्वीकृति स्पष्ट है, असंदिग्ध है और बाध्यकारी संविदा बनाने में सक्षम है। ठीक है, आवश्यक शर्तें धारा 7 और 8 से ली गई है, न्यायिक व्याख्याओं में ये समर्थित है। ठीक है, तो सेक्शन 7 एंड 8 हमने पढ़ा हुआ है बेर एक्ट का। अगर आप बेर एक्ट नहीं पढ़ रहे हो, जो मैंने पहले पढ़ाया, तो आप गलत कर रहे हो। हम 25 सेक्शन तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ये क्लास ओवर हो गई 1 आवर से पहले, तो हम लोग आज 25 के आगे सेक्शन पढ़ेंगे बेर एक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला आवश्यक शर्त है, सेक्शन 7(1) में दिया हुआ है। अगर नहीं याद करना सेक्शन एलएलबी के लिए तो नहीं याद करना, एलएलएम वगैरह के लिए। ठीक है, ओके, तो जो स्वीकृति कर रहे हो आप, वो पूर्ण होनी चाहिए और बिना शर्त के होनी चाहिए, यही हमने ऊपर देखा। ठीक है, ओके, तो इसको यहाँ नहीं समझेंगे क्योंकि हमने इसको ऊपर देख लिया है कि कोई शर्त लगाओगे तो स्वीकृति पूर्ण नहीं रह जाती। कानूनी प्रावधान कहाँ दिया है, सेक्शन 7(1) में। प्रस्ताव को, देखो ये सेम शब्द जो लिखा हुआ है बेर एक्ट का, वही उतर गया है। प्रस्ताव को वचन में बदलने के लिए स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले बेर एक्ट का शब्द लिख दो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो, या पहले एक्सप्लेन कर दो सेम चीज और फिर बेर एक्ट का शब्द लिख दो, चाहे फिर एक ही चीज लिखो। नहीं याद आ रहा तो अपने शब्द में, अपने शब्दों में लिख दो। निहितार्थ, ठीक है, निहितार्थ मतलब उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट, बिना शर्त के और बिना किसी उसमें बदलाव के होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रस्ताव में कोई शर्त बदलाव करते हो तो वो आपका एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता, बल्कि आप क्या कर दे रहे हो, प्रति प्रस्ताव कर दे रहे हो। सामने वाले का प्रस्ताव बदल के दूसरा प्रस्ताव उसको कर दे रहे हो, उसको प्रति प्रस्ताव कहते हैं। प्रति प्रस्ताव हमने प्रस्ताव में पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्रति प्रस्ताव पता होना चाहिए। चलो, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, हाईडे वर्सेस रेंज 1840। इंग्लिश केस है क्योंकि भारतीय लॉ, इंडियन लॉ मोस्टली इंग्लिश ही है। ठीक है, प्रतिवादी ने 1000 में एक फर्म बेचने का प्रस्ताव किया। वादी ने 950 यूरो का प्रस्ताव दिया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, बाद में वादी ने मूल $1000 प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन न्यायालय ने माना कि 950 यूरो का प्रति प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को समाप्त कर देता है और कोई अनुबंध संविधान नहीं बना। ठीक है, आई थिंक ये यूरो का ही चिन्ह है। क्या हो रहा है बता रहे हैं, और मुझे जहाँ तक याद है शायद बम्पर हाल केस है ये, लेकिन चूंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलूँगी बम्पर हाल केस है। ठीक है, ओके, ए के पास एक, हाँ बम्पर हाल केस नहीं है, देखो ये फर्म की बात कर रहा है। ठीक, फॉर्म की। बम्पर हाल केस में एक खेत था, फील्ड थी, उसका नाम था बम्पर हाल। ओके, अंग्रेज लोग अपने खेत का भी नाम रखते हैं, हमारे यहाँ भी होता है ना, उचुआ, खलोआ, ऐसे करके होता है, पता नहीं क्या क्या होता है ना, खेत का नाम होता है, तो जहाँ जैसी लैंग्वेज होगी। ठीक है, एक फार्म जो है 1000 यूरो में, देखो 1000 यूरो में यूरो में जो भी 1000 रुपये मान लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में लेते हैं। उस टाइम की बात हो रही है 1840 की। ठीक है, बेचने के लिए बी को प्रपोजल करता है। ठीक है, मेन प्रपोजल क्या था,
₹1000 में अपना फॉर्म बी को बेचना चाहता था। अगर बी इसको सेम टू सेम एक्सेप्ट कर लेता, सेम टू सेम, ठीक है मैं तुम्हारा फॉर्म ₹1000 में खरीदूंगा, तब ए बाध्य हो जाता अपना फॉर्म बी को बेचने के लिए। और अगर ये मना करता तो बी कोर्ट चला जाता उस संविदा को लागू करवाने के लिए। ए ने प्रपोजल किया मैं तुम्हें अपना फॉर्म 1000 में बेचूंगा, बी ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये कह रहा नहीं बेचूंगा, क्या कर लोगे? तो बी कह रहा है अब हमारे बीच एक वचन का स्थापना हो गई है, मैं जा रहा हूँ कोर्ट, और कोर्ट लागू करवाता। ठीक है, ये सामान्य सा नियम है, इस केस का फैक्ट नहीं है। इस केस में क्या हुआ, कलर चेंज करके बताते हैं। ठीक है, ₹1000 का मेन प्रपोजल था, मेन प्रपोजल ₹1000 का था। बी ने क्या कहा, 1000 में तो नहीं खरीदूंगा, मैं €950 में खरीदूंगा। ठीक है, अब बी ने क्या किया, मेन प्रपोजल में एक शर्त लगा दी, या उसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा छेड़खानी, मतलब परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो ए ने 1000 का प्रपोजल किया था, बी ने उसमें परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन करने का मतलब है कि एक्सेप्टेंस ना करके ये प्रति प्रस्ताव कर रहा है। ठीक है, दूसरा प्रस्ताव दे रहा है। ठीक है, नाउ चूंकि इसने मेन प्रस्ताव में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, अब ये बाध्य नहीं है कि बी को अपना फॉर्म बेचे। अब बी जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकता। ठीक है, चलो होता क्या है, जब ए मना कर देता है, ये देखो मम्मी वाला हाल हो रहा है, मम्मी और आंटी वाला जो मंडी में करती हैं। ठीक है, सब्जी वाले के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ। ठीक है, ए बोला, मैं भी थोड़ा बहुत करती हूँ। ए ने बी को 1000 का ऑफर दिया था, बी ने उसको 950 का किया, फिर ए ने मना कर दिया नहीं बेचना तुमको। तो ए ने जब मना कर दिया तो बी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 1000 में ही बेच दो। ठीक है, लोग कहते ही हैं, लेकिन ये कह रहा है अब नहीं बेचूंगा तुमको, बेचूंगा ही नहीं, बेचूंगा ही नहीं। ठीक है, तो बी कहता है ऐसे कैसे नहीं बेचोगे, तुमने मुझे 1000 का ऑफर दिया था। ठीक है, तुमने मुझे 1000 का ऑफर दिया था, कहाँ गया ये? ठीक है, और माना कि पहले वाले में मैंने उसको €950 किया था, लेकिन अब तो मैं तुमको 1000 दे रहा हूँ ना, तो चुपचाप बेच दो, क्योंकि हमारे बीच वचन का निर्माण हो गया है ना। जितना तुमने कहा था उतने में, तो अब तो मैं उतने में देने को मान्य हूँ, बाध्य हूँ। ए ने कहा नहीं, तो बी क्या किया, कोर्ट चला गया कि सर इन्होंने 1000 में बेचने को कहा था और मैं 1000 देने को तैयार हूँ, लेकिन नहीं बेच रहे, इनसे बोलिए बेचे। कोर्ट ने कहा ऐसा है नबी साहब, जब इन्होंने 1000 का ऑफर दिया था तब आपने उसको 950 करके कट कर दिया था। ठीक है, तो वो वाला प्रपोजल समाप्त हो चुका है। ठीक है, और जो अब आप 1000 का ऑफर दे रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो, अब ए पर है उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि ये दूसरा प्रपोजल है, पहला प्रस्ताव आपने समाप्त कर दिया, इसलिए आप उसको लागू नहीं करवा सकते, बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। ए बी को 50 लाख 50 लाख में एक मकान बेचने का प्रस्ताव देता है। ठीक है, यदि बी कहता है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन 45 लाख दूंगा, तो यह वैध स्वीकृति नहीं है बल्कि एक प्रति प्रस्ताव है। सेम एग्जांपल जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, चलो दूसरा शर्त क्या है, समान और उचित तरीके से आपको एक्सेप्टेंस, स्वीकृति को व्यक्त करना होगा, सेक्शन 7(2) कहता है। ठीक है, देखो सेक्शन 7(2) डायरेक्ट देख लेते हैं, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, तो हम 7(2) ही देख लेते हैं। प्रस्ताव को वचन में बदलने के लिए स्वीकृति को समान और उचित तरीके से व्यक्त करना होगा, जब तक कि प्रस्ताव स्वीकृति के तरीकों को निर्धारित ना करता हो। क्या मतलब है इसका, कि आपको अगर कोई मैसेज कर रहा है, कॉल करके कुछ पूछ रहा है, प्रपोजल कर रहा है, तो आप उसको स्पष्ट तरीके से बताओ, हाँ मैं करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई कि आप स्पष्ट, समान और उचित तरीके से बताओ। दूसरा कह रहा है, अगर जिसने प्रपोजल किया है, ठीक है, उसने कोई तरीका व्यक्त किया है कि आप ऐसे एक्सेप्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, जिसने प्रपोजल किया है और वो बोल रहा है कि अगर तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मेरे घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगाओ और बोर्ड में लिखो हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
उसने कोई तरीका व्यक्त नहीं किया एक्सेप्ट करने का, तो आपको स्पष्ट और क्लियर तरीके से व्यक्त करना होगा। ठीक है, चलो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। यदि प्रस्तावकर्ता ने स्वीकृति का एक विशिष्ट तरीका, जैसे कि प्रपोजल किया और प्रपोजल दिया और एक्सेप्ट कर्ता को कहा कि आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक्सेप्टेंस भेजेंगे, ठीक है, निर्धारित किया है, तो एक्सेप्टिंग कर्ता को, देखो ये ऑफरी लिख उठा है, जो स्वीकृति कर्ता को उसका पालन करना होगा। अगर जिस प्रकार से प्रस्तावक ने आपको प्रपोजल किया था और आप उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, तो आपका एक्सेप्टेंस मान्य नहीं होगा। यदि कोई तरीका निर्धारित नहीं है, तो स्वीकृति किसी भी उचित माध्यम से हो सकती है, जैसे मौखिक संचार, लिखित पत्र या आचरण द्वारा। ठीक है, देखो ये केस आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत बार एलएलएम एंट्रेंस, जुडिशरी, एपीओ सब में पूछा गया है। इसका देखो फिल्ट हाउस तुमको ना याद रहे, भिंडले करके जरूर याद कर लेना। ठीक है, क्यों पूछा गया है? क्योंकि देखो प्रस्तावकर्ता ने कहा कि चुप्पी को स्वीकृति माना जाएगा। न्यायालय ने माना कि चुप्पी स्वीकृति नहीं मानी जा सकती जब तक कि स्वीकृतिकर्ता स्पष्ट रूप से ऐसी शर्त से सहमत ना हो। तो प्रस्तावक ने प्रपोजल किया, ठीक है, और स्वीकृतिकर्ता से कहा कि अगर तुम चुप रह गए और कोई क्या कहते हैं हाँ ना में कुछ नहीं बोले, कोई पत्र नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, बस चुप रह गए, तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, प्रस्तावक ने कहा, बट एक्सेप्ट, स्वीकृतिकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है कि अगर मैं चुप रह जाऊंगा तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्टेंस में मान लेना, वगैरह वगैरह, इतना ठीक था। ओके, जब संविदा करने को आया तो एक्सेप्टर मतलब स्वीकृति कर्ता ने संविदा नहीं की। अब प्रस्तावक चला गया कोर्ट और बोला, सर मैंने बोला था अगर एक चुप रह जाएंगे तो वो स्वीकृति मानी जाएगी। हाँ, माना जाएगा। कोर्ट ने कहा लेकिन इस बात को भी इनको क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, एक्सेप्ट करना होगा। अगर ये तुम्हारी शर्त को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो किस केस में कहा गया था कि चुप्पी को स्वीकृति नहीं मानी जाएगी जब तक कि स्वयं स्वीकृति करता उसके लिए सहमति न दे? तो बिंडले में कहा गया था। ठीक है, 1862 का केस है, फील्ड हाउस वर्सेस बिंडले। उदाहरण, यदि ए बी को माल बेचने का प्रस्ताव देता है और ईमेल द्वारा स्वीकृति मांगता है, बी को ईमेल द्वारा स्वीकृति देनी होगी। ठीक है, यदि बी पत्र भेजता है तो यह वैध नहीं होगा जब तक कि तरीका उचित न माना जाए। अब देखो, ए ने बी को प्रपोजल किया और कहा ईमेल आईडी से अपना एक्सेप्टेंस भेजना। बी ने क्या किया, पत्र लिख के एक्सेप्टेंस दिया, क्लियर, हाँ ठीक है, सब मान्य वगैरह वगैरह। कोर्ट ने कहा ये मान्य नहीं है। जब ए कह रहा है ईमेल आईडी से लिखो, तो ईमेल आईडी से ही भेजो। लेकिन मान लो कोई कारण हो गया, मान लो बी का मोबाइल ही टूट गया या कोई भी ऐसा कारण हो गया कि ईमेल आईडी बी नहीं यूज कर सकता, तब ये पत्र वाला तरीका भी मान्य होगा। चलो, स्वीकृति का संचार, आपने स्वीकृति की है तो आपको स्पष्ट रूप से उसको बताना होगा। सेक्शन 4 इसकी बात करता है। स्वीकृति का संचार तब पूरा होता है जब इसे प्रस्तावकर्ता को भेजने की प्रक्रिया में डाल दिया जाए ताकि यह स्वीकृतिकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो जाए। ए है, प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया। मान लो ए ने लेटर द्वारा किया था प्रपोजल, ठीक है, और बी भी लेटर द्वारा एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो जैसे ही यह अपना लेटर इस प्रकार रख दे, मान लो किसी पोस्ट ऑफिस में डाल दे कि इसकी पहुंच से बाहर हो जाए, ठीक है, अब ये वापस नहीं ले सकता स्वीकृति को, है ना, तो संचार पूर्ण हो गया। आडम्स वर्सेस लिंडसेल। न्यायालय ने माना कि स्वीकृति पत्र डाक में डालते ही संविदा बन जा गया, भले ही पत्र देरी से प्रस्तावकर्ता तक पहुंचा था। तो सेक्शन 4 से संबंधित केस है, अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे केस इंपॉर्टेंट ही होते हैं। आचरण द्वारा स्वीकृति, जो हमने अभी बस वाला देखा था एग्जाम्पल, ठीक है। सेक्शन 8 आचरण द्वारा स्वीकृति की बात करता है। प्रस्ताव की शर्तों का पालन, मान लो प्रपोजल किया गया और उसमें कहा गया कि ठीक है, अगर तुम कल शाम को 4 बजे वाला जगह पे पहुंच जाओगे, एक शर्त लगा दी गई, तो मान लिया जाएगा तुमने स्वीकृति दे दी है। तो शर्त को पूरा कर दिया आपने,
या प्रस्ताव के साथ दी गई पारस्परिक वचन के लिए कोई विचार स्वीकार कर लिया आपने आचरण द्वारा, ठीक है, तो आपने आचरण द्वारा स्वीकृति दे दी है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्लिल बनाम कार्बोलिक बाल कंपनी, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है बट हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि पुरानी वाली क्लासेस में हमने 2 बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कार्लिल जो थी और ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है, ये कंपनी दवा बनाती थी। इस कंपनी ने घोषणा की कि एक बीमारी फैली हुई थी वहाँ पे कि जो भी हमारी दवा खाएगा वो बीमार नहीं होगा। तो जब क्वेश्चन प्रपोजल में जरूर लिखना, जब प्रपोजल का आंसर, प्रस्ताव का आंसर लिखना, जो इससे पहले क्वेश्चन आंसर हमने किया है, जो हमारी दवा खाएगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। ये बात इन्होंने अखबार में निकाली, मतलब सबके लिए निकाली, इन्होंने पब्लिक प्रपोजल निकाला। जब पब्लिक प्रपोजल निकालते हैं तब उसका एक्सेप्टेंस हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी प्रस्तावक को नहीं दी जाती है, ठीक है। कार्लिल जी ने वो दवा खाई और बीमार पड़ गई, ठीक है, मतलब वो दवा कार्लिल जी के ऊपर काम नहीं की, जो भी है। इन्होंने केस किया उस पैसे के लिए जो कंपनी ने एज ए इनाम रखा था कि अगर कोई हमारी दवा खाने के बावजूद बीमार पड़ता है तो हम उसको देंगे, ठीक है। कंपनी ने कोर्ट में कहा, सर इन्होंने दवा खाई तो हमें बताना चाहिए था ना, इन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो इनको बताना चाहिए था ना। कोर्ट ने कहा नहीं, ये एक पब्लिक प्रपोजल था, मतलब एक खुला हुआ सबके लिए, अखबार में आपने दिया हुआ है, यहाँ पर आचरण द्वारा ही स्वीकृति हो गई। जैसे ही इन्होंने आपकी शर्त पूरी की, जैसे ही आपकी दवा खाई, आचरण द्वारा स्वीकृति पूरी हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको जानकारी देना आवश्यक नहीं है, इसलिए आप जो है उस रकम को इनको देने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। ये देखो उदाहरण, एक कंपनी खोई हुई वस्तु ढूंढने के लिए 10,000 रुपए का पुरस्कार विज्ञापित करता है, कुछ कुछ उसी की तरह है, उसी केस की तरह, ठीक है। यदि बी वस्तु को ढूंढकर लौटाता है तो बी आचरण द्वारा स्वीकृति माना जाएगा। देखो एक और केस हमने देखा था, लालमणि शुक्ला वाला, ठीक है। आपको लेकिन उस प्रपोजल की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको उस प्रपोजल की जानकारी नहीं है जब आप शर्त को पूरा कर रहे हैं और बाद में जानकारी होती है शर्त को पूरा करने के बाद, तब आपको वो इनाम की राशि नहीं मिलेगी। उसमें क्या हुआ था, जो शुक्ला जी थे वो उनके यहाँ मुंशी थे, उनका मालिक के अपने, ठीक है, मालिक का भतीजा खो गया तो उनको शुक्ला जी को भेज दिए भतीजा ढूंढने। शुक्ला जी जब चले गए भतीजा ढूंढने तब इन्होंने 500 रुपए की घोषणा की इनाम के रूप में। प्रपोजल था, सामान्य प्रपोजल था, लेकिन अखबार में नहीं छपाया, लेकिन ढिंढोरा पिटा दिया सब जगह पे जैसे पहले होता था। शुक्ला जी को इस चीज की जानकारी नहीं थी। जब ये अपना भतीजा उनका ढूंढ के लाए तब इनको ये जानकारी हुई। इन्होंने 500 रुपये मांगा, मालिक ने मना कर दिया। शुक्ला जी कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कहा ऐसा है ना कि आपको प्रपोजल की ही जानकारी नहीं थी तो एक्सेप्टेंस कहाँ से करेंगे आप तो अपना कार्य कर रहे थे भतीजा ढूंढने का, ठीक है, इसलिए आपको 500 रुपये इनाम का नहीं मिलेगा, ठीक है। उचित समय के भीतर स्वीकृति होनी चाहिए। देखो अगर आप प्रपोजल कर रहे हो, मान लो किसी को अपना खेत बेचना है और उसके साथ समय लगा दिया, भैया मैं अपना खेत तुमको 1,00,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, मुझे 1 हफ्ते के अंदर बताओ कि तुम्हें खरीदोगे कि नहीं, नहीं तो मैं किसी और को बेचूं, ठीक है। अब एक युक्ति युक्त समय निर्धारित हो गया है, ओके, ठीक है। मान लो कि पी ए से कहता कि मैं अपना खेत तुमको बेचना चाहता हूँ, बताओ तुम, बट उसमें कोई समय नहीं बताता वो, तब क्या ये जिंदगी भर उस एक्सेप्टेंस को रोके रहते हैं? क्योंकि जब प्रपोजल एक व्यक्ति से एक व्यक्ति ने किया तो किसी और से नहीं कर सकता। मान लो ये किसी और से भी वही प्रपोजल कर दे, क्योंकि पब्लिक प्रपोजल तो है नहीं, और तब तक ये स्वीकृत कर ले तो ये तो फंस जाएगा। तो एक युक्ति युक्त समय में, अगर समय का वर्णन नहीं है तो एक युक्ति युक्त समय में आपको प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, ओके। ठीक है, स्वीकृति प्रस्ताव में निर्दिष्ट समय के भीतर, यदि समय निर्दिष्ट नहीं है तो उचित समय के भीतर की जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद केस है राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस
मोंटेफ्यूरे 1866, ठीक है, मुझे नहीं पता, मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा है नहीं तो जब प्रोनाउंस हुआ मैंने बोल दिया। एक शेयर खरीदने का प्रस्ताव 5 महीने बाद स्वीकार किया गया। तो एक प्रपोजल गया ए के द्वारा बी को शेयर खरीदने का, ठीक है, कंपनी का शेयर था। अब बी ने उसको 5 महीने बाद एक्सेप्ट किया। तब तक हो सकता है यानी किसी को बेच दिया हो या अब जो है वो नहीं बेचना चाहता। तो बी चला गया कोर्ट कि सर इन्होंने मुझे प्रपोजल किया था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो अब ये मुझे नहीं बेचना चाहते या किसी और को बेच दिए हैं, इनसे बोलिए हमको क्षतिपूर्ति दें। 1 मिनट। तो कोर्ट कहता है देखो भैया, उचित समय में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था। ओके, कितना समय हो गया है? 5 महीना। ये उचित समय नहीं है, ये क्या है, अति कर दिया है आपने, ठीक है। ओके, ये भी उदाहरण है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ओके, हाँ, एक और शर्त है क्या? ठीक है, वही सब चीजें हैं। चलो अगला शर्त है, चुप्पी द्वारा स्वीकृति नहीं होती। ये हमने देखा भी कि मौन रहना स्वीकृति नहीं होगी जब तक जिसको स्वीकृति देनी है वो खुद इसको एक्सेप्ट ना करे। इसका केस भी हमने पीछे देखा था, ठीक है। ये पूरी नोट्स ग्रुप में है, ये बिंडले वाला केस था, ये भी हमने देखा था, है ना। चलो स्वीकृति के प्रकार देख लेते हैं। स्पष्ट स्वीकृति, जब हम लिख कर बोलकर या शब्दों द्वारा स्वीकृति करते हैं, क्या है ये हमने देखा। निहित स्वीकृति, जब हम अपने आचरण द्वारा कोई स्वीकृति करते हैं, ठीक है। सशर्त स्वीकृति, जब हम शर्त स्वीकृति करते हैं, हमारे पास प्रपोजल आया उसमें हमने कोई शर्त लगा दी। मोस्टली क्या होता है, प्रपोजल को समाप्त करके प्रति प्रस्ताव बन जाता है। आंशिक स्वीकृति, जब हम किसी प्रस्ताव के केवल एक हिस्से को स्वीकृत करते हैं और बाकी को नहीं, ठीक है, और वो भी प्रति प्रस्ताव हो जाता है क्योंकि उसको हम पूर्णतः स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। और एक प्रपोजल को जब तक हम पूर्णतः स्वीकृत नहीं करेंगे वो स्वीकृति नहीं होगी, ठीक है। स्वीकृति का निरसन या स्वीकृति का समाप्ति, ठीक है, सेक्शन 5 में दिया गया है। स्वीकृति को प्रस्तावक के खिलाफ पूर्ण होने से पहले निरस्त करने की अनुमति है। मतलब सेक्शन 5 कहता है कि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति पूर्ण होने से पहले आप कभी भी उसको क्या कर सकते हो, वापस ले सकते हो। अब इसके लिए तुमने बेरा पढ़ा नहीं है तो हम फिर से बता दे रहे हैं, हमने मतलब मैंने पढ़ाया हुआ है, देखना। बी ने स्वीकृति की, लेटर डाला, इसके पोस्ट ऑफिस में इसके एरिया से बाहर, मतलब इसके कब्जे से बाहर चला गया, ठीक है, तो स्वीकृति प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो गई। अब मान लो ये अपनी स्वीकृति वापस लेना चाहता है, ठीक है, तो वापस लेने के लिए अभी दूसरा लेटर डालेगा नहीं, मुझे स्वीकृति एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो ए के पास अगर एक्सेप्टेंस वाला लेटर पहले पहुंच गया तो स्वीकृति बाध्य हो जाएगी, लेकिन स्वीकृति वापस लेने वाला लेटर पहले पहुंच गया और ये लेटर बाद में पहुंचा तो स्वीकृति बाध्य नहीं होगी, ठीक है। चलो उसके बाद व्यवहारिक निहितार्थ और चुनौतियां, ये मॉडर्न टाइम के लिए है, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। क्रॉस प्रपोजल, ये हमने प्रपोजल में पढ़ा, ये तुमको इस वाले आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, ये वाला पढ़ लो। प्रस्ताव की अज्ञानता, यदि प्रस्तावक को प्रस्ताव की जानकारी नहीं है, ठीक है, सॉरी, यदि स्वीकृतिकर्ता को, देखो कई जगह पर ऑफरी लिख दिया है लेकिन अलग अलग लोगों के लिए, इसलिए इसको कट करके हम सही कर दें। यदि स्वीकृतिकर्ता को प्रस्ताव की जानकारी नहीं है तो स्वीकृति अमान्य है, क्योंकि मन का मिलन, सॉरी मतलब जानकारी का होना आवश्यक है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेशन है तो थोड़ा सा कट कर दे रहे हैं। कौन सा अभी हमने केस देखा, लालमणि शुक्ला का है, हम बोले शुक्ला जी वाला, ठीक है, क्योंकि शुक्ला जी वाला केस। अब देखो शुक्ला जी वाला केस कैसे जानोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम यहाँ प्रपोजल में पढ़ोगे, वहां पर एक केस दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, इससे पहले जो नोट्स मैंने ग्रुप में भेजी और क्लास लिए, ठीक है। चलो आ गया निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब मेन टॉपिक का आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। मेन टॉपिक का आपको कंक्लूजन लिखना है, शॉर्ट एसे की तरह, जो भी आप इम्पोर्टेंस समझते हो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो आप इससे रट के जा सकते हो, नोट्स में दिया हुआ है। इसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन है। तो एक आंसर हम समझा रहे हैं ताकि तुम लोग उस आंसर को समझो। आई थिंक अभी इस क्लास में टाइम है, कितना है, कितना मिनट बचा है, 1 मिनट, इसको स्टॉप करने दो, फिर हम लोग